हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कोनिक सेक्शन चैप्टर के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है जनरल पॉइंट्स फॉर कोनिक। अच्छा, कोनिक में वैसे कौन कौन से कर्व्स आते हैं पहले ये बता दे रहा हूँ। कोनिक में टोटल 5 कर्व्स आते हैं, जिसमें से एक होता है सर्कल, एक होता है पेयर ऑफ लाइंस, एक होता है पैराबोला, एक होता है इलिप्स और एक होता है हाइपरबोला। ठीक है, यहां पे कोनिक की बात कर रहे हैं, मतलब इन पांचों की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, सर्कल, पेयर ऑफ लाइन, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है ना, इस तरीके से। और अगर हम बात करें जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, अच्छा कोनिक को हम ऐसे भी बोलते हैं सेकेंड डिग्री कर्व। कोनिक कर्व को हम सेकेंड डिग्री कर्व भी बोला करता है। और अगर इसके जनरल इक्वेशन की बात करें तो वो ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री या जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक इस तरीके से होती है। ठीक है ना, जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, y स्क्वायर का b, xy का कोफिशिएंट 2h, g का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 2g, y का कोफिशिएंट 2f और कांस्टेंट टर्म c माना जाता है। अच्छा, अब ये किसका इक्वेशन है? ये इन पांचों का, मतलब इन पांचों का इक्वेशन ऐसा होगा। हाँ, अब कब किसका इक्वेशन होगा वो हमें मालूम होना चाहिए। उसके लिए यहाँ पे एक टर्म होता है डेल्टा। ये जो हमने जनरल इक्वेशन लिखी है, ये कब किसकी इक्वेशन होगी उसके लिए यहाँ पे एक टर्म होता है डेल्टा, वो मालूम होना चाहिए पहले। और डेल्टा का वैल्यू होता है abc प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर माइनस ch स्क्वायर। डेल्टा का वैल्यू यहाँ पे इस तरीके से होगा। अच्छा, इसी को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स लिखे जाते हैं abc और ये वाले इस तरीके से fgh और इधर भी fgh, यहां इस तरीके से fgh, यहां इस तरीके से fgh, मतलब लिखने का तरीका। और एक्सपांडेड फॉर्म में ये रहेगा। ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, अब अगर डेल्टा का वैल्यू सपोज मान लो 0 है, हमें एक इक्वेशन गिवन रहेगी, हम उससे डेल्टा निकाल लेंगे। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 हो तो ये किसका इक्वेशन होगा? ये इक्वेशन होगा पेयर ऑफ लाइन का। अगर डेल्टा 0 है तो गिवन इक्वेशन होगा पेयर ऑफ लाइन का इक्वेशन। और अगर डेल्टा 0 नहीं है तो ये इन चार में से किसी का इक्वेशन होगा, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। हाँ भैया, कब किसका होगा? तो सर्कल के इक्वेशन में देखोगे h होगा 0 और a बराबर b होगा। सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है और एक्स वाई वाला टर्म नहीं होता, मतलब h क्या होगा? 0। सर्कल का इक्वेशन में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है, एक्स वाई वाला टर्म नहीं होता है, मतलब h क्या होगा? 0 होगा। तो वो यहां पे लिख दिया। अच्छा, पैराबोला का होगा जब h स्क्वायर इक्वल टू ab हो, इलिप्स जब h स्क्वायर लेस देन ab हो, और हाइपरबोला जब h स्क्वायर ग्रेटर देन ab हो। अगर ऐसा है तो हमें पता लग जाएगा कि जो इक्वेशन है वो किसका इक्वेशन है। वैसे तो स्टैंडर्ड इक्वेशंस भी होती हैं कई सारी, अगर तुम लोगों ने देखा हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में इस तरीके से अगर लिखा जाए तो ये पैराबोला का इक्वेशन है और ये वाला इलिप्स का इक्वेशन है। तो ये जो हमने अभी लिखा है ये जनरल इक्वेशन की बात कर रहे हैं और ये जो है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अच्छा, और अगर ऐसे लिखा आ जाए तो ये मालूम होगा ये हाइपरबोला का इक्वेशन है। लेकिन अगर एक जनरल इक्वेशन दी जाए तो अपन पता करेंगे फिर इस तरीके से कि गिवन इक्वेशन किसकी इक्वेशन है। ठीक है ना, गिवन इक्वेशन किसकी इक्वेशन है। चलो, तो ये सब ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखना हम किसकी बात करेंगे। जनरल पॉइंट्स में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें देखिएगा
सबसे पहले मान लो तुम्हें यहाँ पे एक सेकेंड डिग्री का कर्व दे रखा है, एक सेकेंड डिग्री का कर्व दे रखा है जिसका इक्वेशन में मान लेता हूं s बराबर 0। मतलब अभी अभी हमने जो जनरल इक्वेशन लिखी है उसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट मान लिया जाता है s और इक्वल टू वाला 0। तो यहां पे ऐसे है, तो अगर मान लो मुझे इस कर्व के इस पॉइंट पर, सपोज पॉइंट इज x1 y1, इस कर्व के इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगा उसका इक्वेशन चाहिए। क्वेश्चन वाले ने बोल दिया कि हमने इसके इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा। अच्छा, कर्व भाई जरूरी नहीं पैराबोला ही हो। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे कर्व बना रखा है, यहाँ पे पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला, एलिप्स, कोई सा भी कर्व यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा वो क्या होता है, t बराबर 0 होता है। अब t कैसे बनाते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा, t कैसे बनाते हैं ये बाद में बताऊंगा, पहले ये पॉइंट्स नोट कर लेता है। तो अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट का इक्वेशन पूछा जाए, इसी पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन पूछा जाए तो आ जाएगा t बराबर 0 से। t बराबर 0 है ना, और t कैसे बनेगा ये बाद में डिस्कस करता है। हाँ भाई, फिर यहाँ पे मान लो एक कर्व है और एक पॉइंट है बाहर यहाँ पे, जिससे इस कर्व पर टेंजेंट्स खींचे गए। तो हम जानते हैं भाई कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। इस पॉइंट से इस कर्व पर, कर्व का इक्वेशन अगेन मान लिया s बराबर 0, 2 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं ना। मान लो ये वाला पॉइंट आ गया a, है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। जिस पॉइंट पर टेंजेंट ने टच किया वो कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना। एक पॉइंट ये हो गया, ठीक। और PA PB क्या हो गया, टेंजेंट। PA PB हो गए टेंजेंट्स। तो इनका कंबाइंड इक्वेशन, ये जो 2 टेंजेंट आए हैं इनका कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स PA PB, अब इनका इक्वेशन इस तरीके से लिखा जाता है s s1 बराबर t स्क्वायर। s हमको गिवन रहेगा, t हम बनाना सीखेंगे, और s1 क्या होता है, s1 होता है s का वो वैल्यू जो पॉइंट रखने से मिलेगा। पॉइंट जो दे रखा है, जिस पॉइंट से टेंजेंट खींची है वो पॉइंट क्या करो, इस s में रख दो, तो जो वैल्यू आएगी दैट इज s1, ठीक है ना। जो वैल्यू आएगी उसको s1 बोलते हैं, है ना, ऐसा। अच्छा, फिर यहां पे अगर मान लो हम इन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दें तो क्या बनी, कॉर्ड बनी। और चूंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसलिए इसका नाम, इस कॉर्ड का नाम हो जाता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। इस कॉर्ड का नाम होता है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अच्छा, और ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट कैसे बनी है ध्यान रखना, हमने पॉइंट P से टेंजेंट खींचे, टेंजेंट ने कर्व को A और B पर टच किया, तो हमने क्या करा, जिन पॉइंट पे टच किया उनको ज्वाइन कर दिया। उनको ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बनेगी वो कहलाती है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन आ जाएगा t बराबर 0 से। इस कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन t बराबर 0 से आ जाएगा, t बराबर 0 से आ जाएगा, ठीक है। t बराबर 0, t कैसे बनाते हो बाद में बताऊंगा। अच्छा, और ये जो t है भाई वो p के रेस्पेक्ट में है ना, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में है। मतलब कोई और पॉइंट दे रखा हो तो उससे नहीं, हमने p से टेंजेंट खींची है ना, तभी ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट बनी। तो ये t बराबर 0 इस पॉइंट की मदद से बनाया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट p, है ना। ये भी बोल सकते हैं दिस इज t बराबर 0 विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट p। मतलब ये भी ध्यान रखना है कि जो t बनाना है वो किसकी मदद से बनाना है ना, अभी अपन बनाएंगे कैसे पता लग जाएगा, लेकिन जो भी पॉइंट यूज होगा वो यही होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे खींच रखिए तो ये यूज होना चाहिए, ठीक। चलिए, और एक लास्ट, मान लो हमें यहाँ पे सेकेंड डिग्री का कर्व दे रखा है और हमसे एक कॉर्ड का इक्वेशन पूछ रखा है, और ऐसी कॉर्ड का इक्वेशन पूछा जिसका मिड पॉइंट हमें मालूम है। उस कॉर्ड का इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट मालूम हो
वो आ जाएगा, उसका इक्वेशन आ जाएगा t बराबर s1। t बराबर s1। s1 क्या ही बता ही रखा है, एक्सप्रेशन का वैल्यू जब हम उसमें उस पॉइंट को रखेंगे, इस पॉइंट को रखोगे s में, जो वैल्यू आएगी वो s1 होगी, ठीक है ना। तो चलो भाई यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमें s दे रखा है और t बनाना है, t बनाना है ना, t बनाना है। t कैसे बनेगा, अच्छा t ध्यान रखेंगे, t क्या होगा, एक लीनियर एक्सप्रेशन होगा, और s क्या होगा, सेकेंड डिग्री का एक्सप्रेशन। s होगा सेकेंड डिग्री का एक्सप्रेशन और t होगा 1 डिग्री का ना, लीनियर एक्सप्रेशन होगा। कैसे बनेगा, तो मान लो हमें कर्व दे रखा है s बराबर 0, पॉइंट दे रखा है x1/1, तो कैपिटल T कैसे बनेगा, x स्क्वायर को बदल देना x(x1) से, y स्क्वायर को बदल देना y(y1) से, xy को बदल देना xy1 प्लस y(x1/2) से, x को बदलेंगे x प्लस x1/2 से, y को y प्लस y1/2 से, है ना। केवल इतने टर्म को, कांस्टेंट टर्म को चेंज नहीं करना है ना, वो जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा, जैसा होगा वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म सेम रहेगा, उसको चेंज नहीं करना, ठीक है, उसको चेंज नहीं करना। तो जेई में ज्यादातर तो क्वेश्चन इन्हीं सब से रिलेटेड आता है, हालांकि क्वेश्चन और भी तरह के आते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि केवल इन्हीं से आता है, मैक्सिमम टाइम जो है वो इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये चार कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, t बराबर 0 होगा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन क्या होगा, वो भी t बराबर 0 होगा, और ये जो दो टेंजेंट यहां पे बन रही हैं, इनका कंबाइंड इक्वेशन जो है वो इससे आ जाएगा, s(s1) बराबर t स्क्वायर से, s इंटू s1 बराबर t स्क्वायर, ठीक है ना। इससे चलिए एक आध क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं, तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि हमें इन कॉन्सेप्ट्स को यूज किस तरह से करना है। देखिएगा, अच्छा मेरे पास क्वेश्चन है कुछ, हाँ भाई यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन है टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स, टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द इलिप्स 3x² plus 5y² equal to 32 at a point 2,2 meet x-axis at Q and R respectively, मतलब इलिप्स के पॉइंट 2,2 पर टेंजेंट खींचा, नॉर्मल खींचा, और उन्होंने एक्स एक्सिस को कट करा क्यू पर और आर पर। देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज, हाँ भाई, और ये जो क्वेश्चन है ये 2019 मेंस 2019 का क्वेश्चन है ये। देखिएगा किस तरीके से करेंगे। अच्छा, चूंकि इन्होंने बोल रखा है कि एलिप्स है तो अपन एलिप्स बना लेता है ना, एलिप्स यहां पे बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे बोल रखा है कि एक पॉइंट है 2,2, अच्छा ये एक्स एक्सिस होगी, ये पॉइंट P है 2,2, यहाँ पे टेंजेंट और नॉर्मल खींचे, है ना। तो पहले मान लो ये टेंजेंट, ये नॉर्मल, ठीक है ना, टेंजेंट नॉर्मल खींचा भाई, ये पॉइंट है 2,2, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, और ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, और कहां पे कट करा इन्होंने, टेंजेंट ने कट किया क्यू पर, नॉर्मल ने कट किया आर पर, ठीक है ना, इस तरीके से, और इधर बनाएंगे तो ये एंगल भी 90 होगा। तो पहले क्या करो, टेंजेंट का इक्वेशन लिख डालो, टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, नॉर्मल का भी इक्वेशन आ जाएगा। तो देखना भाई, हम इसको मान लेते हैं कि एक सेकेंड डिग्री का कर्व है, मतलब एस लिख दे रहा हूं, और लेफ्ट हैंड साइड सारे टर्म कर लेना, सभी टर्म लेफ्ट हैंड साइड कर लिया है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इतना दिखा,
इसको बोलते हैं एस, ठीक है, ये एस है। और पॉइंट क्या है 2,2, पॉइंट है 2,2। तो अब बताओ जरा टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? टेंजेंट का इक्वेशन होगा t बराबर 0। कैसे बनेगा? टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है तो इसी सेकंड डिग्री कर्व को चेंज करते जाओ ना, एक्स स्क्वायर को बदलना है x x1 से, ये पॉइंट x1/1, y स्क्वायर को बदलना है y/1 से, y/1 से, और कांस्टेंट टर्म एज इट इज। तो 2 कॉमन लेके राइट हैंड साइड भेज दिया, 2 कॉमन लेके राइट हैंड साइड भेज दिया, या यूं बोल दो 0 में भेज दिया। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, 3x + 5y - 16 बराबर 0। नॉर्मल का इक्वेशन आई थिंक निकालना जानते हैं, हमने ऐसा सीखा होता है लाइन में कि अगर एक लाइन का इक्वेशन ऐसा हो तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं bx - ay प्लस सम कांस्टेंट बराबर 0। और कांस्टेंट कैसे आएगा उसके लिए अपन को यहाँ पे देखो पॉइंट दे रखा है, तो इसका इक्वेशन बनेगा 5x - 3y, और कांस्टेंट टर्म क्या आएगा 2 रख के आ जाएगा क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। 10 - 6 कितना हुआ 4, तो हमें करना पड़ेगा -4, तब जाके क्या आएगा इक्वल टू 0 आएगा। तो अब बताओ जरा ये r पॉइंट और q पॉइंट क्या होगा? तो r पॉइंट चाहिए तो क्या करो, इसका y कोऑर्डिनेट 0 कर दो क्योंकि ये x एक्सिस है, x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 करा, x का वैल्यू आ जाएगा 4/5, x का वैल्यू 4/5। हाँ, और q के कोऑर्डिनेट तो अगेन फिर से y कोऑर्डिनेट 0 करो इसमें, तो आ जाएगा 16/3, y कोऑर्डिनेट 0 करा तो ये आ गया 16/3। और अब यहाँ पे हम ट्राइंगल का एरिया बड़ी ही आसानी से निकाल सकते हैं। और ये दिख रहा है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कैसे आ जाएगा? हाफ बेस इंटू हाइट। मान लो ये बेस है तो ये क्या हो गया हाइट हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब PR इंटू PQ। चलिए तो ये काम भाई आप लोग करिएगा, PR आ जाएगा, P पता है R पता है, PR लेंथ आ जाएगा, और Q मालूम है P मालूम है, तो PQ लेंथ भी आ जाएगा। तो इनका लेंथ निकालो और इसमें रख दो, ये आंसर है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमें तीनों वर्टाइसेस मालूम हो तो भी एरिया निकालना डायरेक्ट सीखा होगा। एरिया डायरेक्ट कैसे निकालते हैं अगर वर्टाइसेस गिवन हो, तो ये भी हम जानते हैं। तो अगर चाहो तो उस मेथड से भी एरिया निकाला जा सकता है, ठीक है ना, उस मेथड से भी एरिया आ जाएगा। चलिए तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे जेईई मेंस में पूछे जा रहे हैं। चलिए एक आध और कर लेते हैं। हाँ भाई यहाँ पे क्वेश्चन, चलो अब नंबर 1 तो नहीं लिखूंगा अभी, इसमें है द एरिया ऑफ स्मॉलर ऑफ टू सर्कल्स that touch the parabola y square equal to 4x, that touch the parabola y square equal to 4x at the point 1, 2 and x-axis is, मतलब उस सर्कल का एरिया बताना है जो दो में से छोटा हो, मतलब दो सर्कल आ रहे होंगे उनमें से जिस सर्कल का एरिया कम होगा, हालांकि छोटे का ही कम होगा, तो छोटे वाले का एरिया बताना है। और सर्कल कैसा है, वो पैराबोला को टच कर रहा है इस पॉइंट पर, एंड सर्कल एक्स एक्सिस को भी टच कर रहा है। तो चलो मैं ऊपर लिख रहा हूं। अब यहां पे पहले डायग्राम बनाते हैं फिर सॉल्व करते हैं। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x अगर आप जानते होंगे कुछ इस तरीके से होगा, इसको अंदर मान लिया। y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला पैराबोला ये है, और 1,2 अगर देखा जाए तो 1,2 कहां होगा, लगभग यहां पे होगा, ये पॉइंट है 1,2।
तो हमें उस सर्कल का एरिया फाइंड करना है जो छोटा हो एंड एक्स एक्सिस को टच करता हो। तो भाई हमें चलो मान लो अगर डायग्राम बनाते हुए नहीं दिखे कि भाई दो सर्कल कौन से होंगे, तो वो छोड़ो, तुम तो सॉल्व कर लो, जितने भी सर्कल होंगे अपने आप आ जाएंगे, जितने भी सर्कल होंगे वो अपने आप यहां पे आ जाएंगे। तो भाई पहले तो ये बताओ कि अगर हमें इस सर्कल का इक्वेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? भाई सर्कल के इक्वेशन के लिए सेंटर मालूम होना चाहिए, रेडियस मालूम होना चाहिए, या फिर फैमिली ऑफ सर्कल से भी लिख सकते हैं, फैमिली ऑफ सर्कल भी हमने पढ़ा हुआ है। तो चलो एक काम करते हैं, ये वाला पॉइंट तो मालूम है, ये वाला पॉइंट है 1,2 है ना भाई, 1,2 पे टच कर रहा है ये सर्कल। तो पहले ये बताओ, अगर मैं यहां पे ये टेंजेंट का इक्वेशन टेंजेंट खींचूं, क्या ये टेंजेंट कॉमन टेंजेंट होगी? क्या ये टेंजेंट कॉमन टेंजेंट होगी? तो बिल्कुल होगी, क्योंकि ये टेंजेंट जो है वो पैराबोला के लिए भी है, सर्कल के लिए भी है। तो क्वेश्चन ये बना कि हमें उस सर्कल का इक्वेशन चाहिए जिसने इस लाइन को 1,2 पे टच किया हो। हाँ कोई बोले सर लाइन का इक्वेशन तो है ही नहीं, तो भाई टेंजेंट का इक्वेशन निकालना सीखा है ना हमने। पैराबोला को इस पॉइंट पे टच करने वाली लाइन का इक्वेशन होता है t बराबर 0, और t बराबर 0 अब ये भी आ जाएगा, देखो इसको ऐसे लिख लो। और t बराबर 0 बनाने के लिए टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं, चेंज करते हैं, y स्क्वायर को बदलेंगे y/1 से, और x को बदलेंगे x प्लस x1/2 से। ये होगा x1, ये होगा y1, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये बन गया 2, 2 से 2 कॉमन लेके 0 में चला जाएगा, बचेगा y माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ओह 2 तो चला गया, बराबर 0। तो लो इक्वेशन ही आ गई, टेंजेंट का इक्वेशन आ गया x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। लेट मी चेक वंस अगेन, अब प्लस आएगा, ये टर्म उधर ले गए, खाली y माइनस का होगा, इक्वेशन ऐसे बनेगी। तो इस लाइन का इक्वेशन ऐसे हो गया भैया ना, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। और हमें अब उस सर्कल का इक्वेशन चाहिए जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करता हो एंड x एक्सिस को भी टच करता हो। तो हमने शायद ये फैमिली ऑफ सर्कल में सीखा है, उस सर्कल का इक्वेशन जो इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करे उसका इक्वेशन होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा एल और एल है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ये आएगा, ठीक। हाँ अब रहा, ये हटा रहा हूं भाई, अब रहा सवाल लैम्डा कैसे आएगा, वो अभी अपन निकालते हैं, देखो आ जाएगा। हाँ भाई ये जो सर्कल है वो किसको टच करता है, सर्कल टच करता है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को। तो अगर जैसे सर्कल की जनरल इक्वेशन लिखूं, सर्कल का इक्वेशन इन जनरल फॉर्म, तो अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो मालूम है जी स्क्वायर बराबर सी होता है। अरे ऐसे सीखा, एक्स इंटरसेप्ट 0 होता है, एक्स इंटरसेप्ट 0, और एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो अगर ये 0 होना है तो जी स्क्वायर बराबर सी होगा। तो अगर सर्कल x एक्सिस को टच करता है तो g बराबर c होगा, और g क्या होता है 2g, क्या होता है x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट यहां पे निकालो, हम यहां पे कंडीशन लगा देते हैं g स्क्वायर बराबर c। g होता है x के कोफिशिएंट का आधा, g होगा x के कोफिशिएंट का आधा। तो x का कोफिशिएंट क्या आएगा इधर से, और x बर्न करेंगे माइनस 2x आएगा, x का कोफिशिएंट माइनस 2, इधर से x का कोफिशिएंट लैम्डा का होल स्क्वायर बराबर c बोले तो कांस्टेंट टर्म आएगा 1, इधर से 4 और इधर से लैम्डा। इसको सॉल्व करेंगे भाई, लैम्डा की 2 वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा बराबर 5 4 20 प्लस 4 लैम्डा, 2 का स्क्वायर 4 इधर भेज दिया, 4 मल्टीप्लाई कर दिया, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 16 बराबर 0।
लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा माइनस 16 बराबर 0। हाँ बस कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, बस ये गलत नहीं होनी चाहिए। y2 था, x1 1 था, x प्लस x1 बाई 2 आ गया, 4 2 2 कैंसिल, 2 0 में चला गया, ये आ गया, सही आ गया, सही है भैया ना, सही है। कांस्टेंट अब इधर से लैम्डा 4 1 5 5 4 से 20 4 लैम्डा, सही है, सही है, बस ये आ रहा है। हाँ अब यहां से क्लियरली लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, क्लियरली लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, और वो दो वैल्यू यहां पे अपन रखेंगे तो दो सर्कल आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। और उन दो में से जो छोटा सर्कल होगा, अच्छा छोटा सर्कल बोले तो कौन, जिसका रेडियस छोटा हो, जिसका रेडियस छोटा वो सर्कल छोटा। तो हमें रेडियस से मतलब है ना, रेडियस निकाल के भी लिख सकते थे अपन यहाँ पे, पहले लैम्डा निकाल लो फिर रेडियस पता लग जाएगी। लैम्डा निकाल लेते हैं, उससे रेडियस पता लग जाएगी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू, अच्छा ये थोड़ा इतना आसानी से तो आ नहीं रहा, तो इसमें क्या करो श्रीधराचार्य लगा दो, तो यह जाएगा 4ac मतलब हो गया 64/2a। हाँ भाई तो 8 प्लस माइनस 8√2/2, तो यह आ गया 4 प्लस माइनस 4√2, ठीक है ना ऐसा। अच्छा अब छोटा सर्कल कौन सा होगा उसको अपन मैं अभी बता दे रहा हूं, मतलब लैम्डा बराबर क्या रखने पे छोटा सर्कल आएगा, है ना, ये हटा रहा हूं, सर्कल यहां से बनेगा, हमें चाहिए रेडियस, और हमें रेडियस बस से काम चल जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें एरिया चाहिए, और सर्कल का एरिया तो रेडियस से आ ही जाएगा ना, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो अभी देखना जरा है ना, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है ना, हमारा जो सर्कल है वो बन क्या रहा है, सर्कल बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा एक्स, ठीक है ना। तो x का कोफिशिएंट हो गया लैम्डा माइनस 2, और y का कोफिशिएंट आ जाएगा माइनस लैम्डा y, और इधर से माइनस 4y। तो इसमें से क्या करा, माइनस कॉमन और y कॉमन, तो लैम्डा प्लस 4, और कांस्टेंट टर्म की अगर बात करें तो इधर से आएगा 5, उधर से आएगा लैम्डा बराबर 0। अब ऐसे आएगा, रेडियस निकालना आती होगी सभी को, रेडियस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। हाँ तो जी क्या बनेगा, लैम्डा माइनस 2/2 का होल स्क्वायर, एफ आ जाएगा लैम्डा प्लस 4/2 का होल स्क्वायर माइनस सी मतलब 5 प्लस लैम्डा, ठीक है। अगर इसको एक्सपांड करेंगे, अच्छा और आर क्या निकालना, आर स्क्वायर ही निकाल लेते हैं, एलसीएम ले लेना, 4 आएगा, ऊपर आ गया लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8 लैम्डा, और इधर 4 का मल्टीप्लाई माइनस 20 माइनस 4 लैम्डा, तो 4 लैम्डा से ये कैंसिल, अब और ये 4 16 ये 20 कैंसिल, तो क्या बना लैम्डा स्क्वायर बाय 4, ठीक है ना, लैम्डा स्क्वायर बाय 4 आ रहा है अभी। और अगर आर स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाय 4 है, और लैम्डा हमारे पास दिख रहा है दो तरीके से आ रहा है, लैम्डा की अगर देखा जाए तो यहाँ पे भाई दो वैल्यू थी, एक था 4 प्लस 4√2 और दूसरा है 4 माइनस 4√2। तो बताओ भाई जरा कि आर स्क्वायर छोटा कब होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जब लैम्डा छोटा हो, लैम्डा छोटा कितना है 4 माइनस 4√2, 4 माइनस 4√2 का स्क्वायर बाय 4, तो भाई यहां से ही आ गया 4 कॉमन ले लेना, 16 1 माइनस √2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 से कैंसिल हो गया भाई, ऊपर ही 4 बचा, लो भाई। और एरिया हम जानते हैं ना, एरिया जानता है पाई आर स्क्वायर, बस पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ये एरिया है, ठीक है ना। तो माना कि क्वेश्चन थोड़ा सा तो लेंथी है, क्योंकि हमने पहले लैम्डा निकाला, फिर लैम्डा से क्या करा एरिया निकाला ना, और वो भी डायरेक्ट नहीं आया, उसके लिए पहले रेडियस निकालना पड़ी, और रेडियस भी लैम्डा के टर्म में। हाँ इसमें कैलकुलेशन और ज्यादा हो जाती अगर तुम क्या करते, बोले पहले सर लैम्डा रख देते हैं, दो सर्कल बनेंगे, फिर अपन रेडियस निकाल लेंगे, ये आसान नहीं होगा। तुम लैम्डा के ही टर्म्स में क्या करो, रेडियस फाइंड कर लो, एंड पता कर लो कि कौन सी वैल्यू के लिए रेडियस कम होगी, और रेडियस आ गई, रेडियस का स्क्वायर आ जाएगा, देन एरिया आ जाएगा, ठीक।
तो ऐसे क्वेश्चंस में मान के चलिएगा जेई में हमें आगे भी मिलेंगे, ठीक है। तो आगे बस प्रैक्टिस करिएगा और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने बता दिए, ठीक। चलिए।